जैसे ही वो कंबशन से निकलेंगे, विच इज़ अराउंड जुलाई, आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर होने लगेगा धीरे धीरे, एंड गोल्ड विल टच अ गुड हाइट इन दिस ईयर। तो शनि जो गोचर कर रहे हैं, इसका पर्टिकुलर लग्नों पे भी फर्क पड़ेगा या सिर्फ राशि से ही हम देख सकते? डेफिनेटली लगन पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लगन हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारा कैरेक्टर, हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस, हमारा लुक एंड फील। 7.5 को अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के ऊपर आ गए तो 7.5 शुरू हो गई, बट एक्चुअली डिग्रीज क्या हैं, उस हाउस की डिग्री क्या है। हो सकता है आपकी पहले ही शुरू हो गई, हो सकता है जब चंद्रमा पे ट्रांजिट हो रहा है उसके 2-3 महीने बाद शुरू होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे 2025 में जो 4 ग्रह गोचर करने वाले हैं उनका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 राशियां ऐसी हैं जिनका इन चारों ग्रहों के गोचर से अच्छा भाग्य खुलने वाला है, बहुत अच्छा करियर होने वाला है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये 4 ग्रह कौन से हैं, कब कब गोचर करेंगे और किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रही हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर निधि मलिक मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया शो पे मुझे, मैं बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल, स्वामी ओम की आप शिष्या हैं, तो मुझे लगता है प्रार्थना से शुरू करेंगे आप। जी, सबसे पहले आप पे बसे नारायण को मेरा निधि मलिक का प्रणाम। और हम सबसे पहले गणपति भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस शो को विघ्न हरें और बहुत शुभता से होने दें। और गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वामी नमः। मैं यहाँ दोनों अपने गुरु एस्ट्रोलॉजी के और मेरी अध्यात्म के गुरु दोनों को प्रणाम करती हूँ। तो मैम, आज हम 2025 में कौन से ग्रह क्या मूवमेंट कर रहे हैं, कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, इन बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि उसका प्रभाव ओवरऑल कैसा रहेगा। क्योंकि जनरली जब भी ग्रह कोई गोचर करता है, चाहे वो कोई सा भी ग्रह हो, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है, सभी राशियों पर भी डालता है, पर्टिकुलर लग्न पर भी डालता है। जिन लोगों की कुंडलियों में जैसे उस ग्रह की स्थिति होगी उसके हिसाब से भी डालता है। तो कुंडली तो हम सबकी डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि एक बार राशियों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2025 में क्या ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, एक बार वो आपसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे शुरू करते हैं कि जो ग्रह हैं गोचर रेगुलर होता है, राइट। बृहस्पति का 12 महीने बाद होता है, 11 से 13 महीने के बीच में, डिपेंड करता है वो कब वक्री हुए कब अतिचारी हुए। हमारे राहु का 18 महीने अप्रॉक्सीमेटली होता है और शनि का 2.5 साल अप्रॉक्सीमेट है, ये कुछ 1-2 महीना आगे पीछे हो सकते हैं। तो गोचर तो रेगुलर फीचर है, तो हर 2 साल बाद चांस की बात है कि बृहस्पति और राहु का गोचर साथ साथ होगा। तो बहुत कोई अचंभा की बात नहीं है कि अगले साल 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है, क्योंकि ये अक्सर होगा। ओके, राइट, 2.5 साल बाद राहु का होगा, 2.5 साल बाद शनि का होगा ही होगा। और उसके बाद हमारे साथ में बृहस्पति का भी हो सकता है और साथ में राहु का भी हो सकता है। सो पहली बात ये है। बट यस, जिन राशियों पे हो रहा है तो सर्टनली उन राशियों को इम्पैक्ट करेंगी, कुछ को राहत मिलेगी और कुछ को इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, जब शनि गोचर करेंगे एक्वेरियस कुंभ से पाइसेस में, तो सबसे बड़ा जो हम बात करते हैं 7.5, जिससे सबको बहुत डर होता है, तो एक्वेरियस की जो मध्यम थी, एक्वेरियस की एंड हो जाएगी, मकर की खत्म हो जाएगी। तो ये राशियां बहुत रिस्पाइट मिलेंगी। लेकिन पाइसेस के लिए मध्यम में आ गया, पाइसेस में चंद्रमा के ऊपर आ गया, राइट। लगन से देखा जाए तो ऑफ कोर्स पाइसेस के लगन में आ गया। ओके, राइट, ये हमें होगा। अब इसी टाइम मार्च में 29 मार्च को जब शनि आएंगे, राहु ऑलरेडी पाइसेस में है, राइट, केतु उनके सामने है नेचुरली वर्गो में। तो क्या होगा, राहु और शनि दोनों साथ में आ जाएंगे। राहु शनि की तरह होते हैं, ओके, कुजवत केतु शनिवत राहु।
तो शनि का इम्पैक्ट फॉर पाइसेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल डबल। तो पाइसेस नेटिव्स के लिए मैं खास कहूँगी कि अपने इमोशनल बैलेंस को कुछ समय के लिए स्थिर रखें। ये मैम आप चंद्र राशि की बात कर रही हैं? ये मैं चंद्रमा के लिए कह रही हूँ, चंद्र राशि से जिनका चंद्रमा पाइसेस में है, 12 नंबर राशि पे। 12 नंबर राशि पे पाइसेस मीन 12 नंबर। इमोशनल बैलेंस उस टाइम पे बहुत शेक होगा, बिकॉज एक छाया ग्रह राहु और एक शनि। राहु क्या करेंगे? इल्यूजन देंगे, फैलाव देंगे। शनि वैराग्य देंगे। तो क्या होगा? डाइकोटमी आएगी, और जब भी डाइकोटमी आती है तब हम परेशान होते हैं। और कुछ मैं उनसे कहूँगी कि अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा है तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं, अगर हम देखा जाए पाइसेस लग्न है, पाइसेस लग्न वालों को भी सेम इम्पैक्ट आएगा। ये मतलब इमोशनल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा जी। साथ में थोड़ा सा हेल्थ का भी इम्पैक्ट आ सकता है। शनि आ गए हैं लगन में, राहु साथ में है, तो हेल्थ भी आ सकता है, इमोशनल इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो पाइसेस को सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल देखें ये दोनों का ट्रांजिट फॉर किस राशि के लिए अच्छा रहेगा, तो मिथुन जेमिनी राशि के लिए अच्छा रहेगा, एक्वेरियस के लिए अच्छा रहेगा, कुंभ मतलब, हाँ कुंभ, क्योंकि अब उनका लास्ट फेज ऑफ 7.5 है, एंड लास्ट फेज ऑफ 7.5 हमेशा कुछ दे के जाते हैं। आपने जो भोगना था भोग लिया, प्रोवाइडेड आपने वो लेसन जो शनि ने सिखाया ले लिया। अगर आपने वो लेसन जो शनि ने सिखाया नहीं लिया तो आपके लिए टफ होगा, बट ओवरऑल उनके लिए अच्छा है। मकर के लिए बहुत अच्छा है, राइट। वर्गो के लिए, पाइसेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आई वुड से थोड़ा बहुत सैजिटेरियस के लिए मिक्स्ड रहेगा। ये ईयर अच्छा भी होगा और टफ भी होगा, क्योंकि जो इनका एस्पेक्ट्स है वो भी हमें देखने होंगे, तो सैजिटेरियस के लिए मिक्स रहेगा। लियोस को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि लियोस में गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स जो अच्छे नहीं होंगे। और अगर वो एक बार शुरू कर देंगे, क्योंकि ये अब अष्टम भाव में होगा, अगर वो इसको एक बार शुरू कर देंगे तो इस लत को छोड़ नहीं पाएंगे। तो लियो को मैं प्लीज़ कहूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स एट ऑल। एंड लियोज को मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा सावधानी से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अच्छा, स्पेशली स्टॉक मार्केट में बी केयरफुल। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि मिथुन, कुंभ एंड मकर इनकी लास्ट स्टेज पे शनि की 7.5 आने वाली है, और चूँकि शनि भी गोचर कर रहे हैं तो इनके लिए एज़ कम्पेरेटिव अदर ज़ोडिएक साइंस अच्छा रहेगा। तो क्या इनका ये भी माना जा सकता है कि जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस लिहाज से मतलब फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है इन तीनों राशियों का? तो फाइनेंशियल स्टेटस मिथुन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मिथुन की जो ढैया है वो खत्म होगी। ओके। और मकर और कुंभ की 7.5, मकर की तो 7.5 खत्म हो गई है, कुंभ की लास्ट स्टेज पे होगी। तो इनको ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स अच्छी बात है। गोल्ड और इन्वेस्टमेंट्स की बात हम, और जब हम जुपिटर के उस पे आएंगे तब हम बात करेंगे। ओके। कि उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। बट ओवरऑल इनके लिए इन्वेस्टमेंट्स का पीरियड ठीक है। सावधानी बरतिए। मार्च और मई में, मार्च अप्रैल मई तक थोड़ा सा सावधान रहिए, और अगस्त से अपनी डिसीजंस थोड़ी बेटर हो जाएंगी आपकी। अगस्त ऑनवर्ड्स पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको बहुत एडवांसमेंट मिलेगी। सो एंजॉय योर करियर, एंजॉय योर करियर ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी करियर में। यू कैन एक्सपेक्ट अ फाइनेंशियल ग्रोथ, जिनकी अप्रैल मई में होते हैं, लेकिन अप्रेजल्स दे कैन एक्सपेक्ट। एंड इवन जिनके जनवरी दिसंबर जनवरी में होते हैं, दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट, बिकॉज तब तक जो जुपिटर का अतिचारी होना और वापस थोड़ा सा संभल जाएगा। सो दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। ओके मैम, कोई भी ग्रह गोचर करता है जब भी, क्या उसके कुछ दिन पहले से इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है? एब्सोल्युटली। तो क्या होता है कि एक्चुअली हम देखते हैं कि वो स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, वो प्लैनेट
परिवर्तन, बट क्या होता है, उसकी तैयारी तो पहले से शुरू हो जाती है। और आपके ऊपर एक्चुअली क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपको प्लैनेट की डिग्री से देखना होता है या हाउस की डिग्री से देखना होता है। तो आपके लिए इम्पैक्ट उस हिसाब से, हर इंडिविजुअल के लिए इम्पैक्ट पहले या बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल 7.5 को अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के ऊपर आ गए तो 7.5 शुरू हो गई, बट एक्चुअली डिग्रीज क्या हैं, उस हाउस की डिग्री क्या है, हो सकता है आपकी पहले ही शुरू हो गई, हो सकता है जब चंद्रमा पे ट्रांजिट आ रहा है उसके 2-3 महीने बाद शुरू होगी। सो ये एक होता है। ये एक बड़ी सिंपल बात है, आपने कहीं जाना है तो आप वहाँ पहुँचने से पहले तैयार होना शुरू कर देंगे ना। राइट। तो ऐसे ही हर ग्रह पहले ही तैयार होना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो एंड की डिग्रीज में पहुँचता है, वो ऑलरेडी तैयार होते हैं कि मुझे भाव बदलना है, मुझे अब उस राशि में पहुँचना है। तो वो उस हिसाब से आपका इम्पैक्ट पहले और उनके दूसरे ग्रह बदलने के बाद तक रहता है। सो 1-2 महीना पहला और 1-2 महीना बाद तक असर रहता ही है। बहुत लोग पहले ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि हमें तो अभी से इम्पैक्ट मिल रहा है, और बहुत कहते हैं अरे ये गोचर तो हो गया पर हमारा इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो रहता है ज़रूर। ओके मैम, आप बहुत लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी करती हैं। मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बहुत लॉजिक और साइंस के साथ एस्ट्रोलॉजी को समझा जाता है। जनरली लोग ना एस्ट्रोलॉजी को बहुत भ्रम के साथ जोड़ देते हैं। एक भ्रम ये भी है कि जो मोटा मोटा इफेक्ट होता है वो कुंडली से देखा जाता है, जो एकदम पर्टिकुलर देखते हैं। तो शनि जो गोचर कर रहे हैं, इसका पर्टिकुलर लग्नों पे भी फ़र्क पड़ेगा या सिर्फ राशि से ही हम देख सकते? दोनों पे फर्क पड़ेगा। देखिए लगन क्या होता है, लगन हम खुद हैं। ओके, लगन हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारा कैरेक्टर, हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस, हमारा लुक एंड फील। तो अगर ग्रह का गोचर हो रहा है तो वो मुझको इम्पैक्ट करेगा। सो डेफिनेटली लगन पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। मून राशि को हम जनरली देखते हैं, जो हमारी राशि होती है, जिस साइन में हमारा चंद्रमा है, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा इमोशनल कंडक्ट कैसे होगा, हम उस गोचर को इमोशनली कैसे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन कर्म तो हमारे को फिजिकल करने हैं ना, राइट। इफ़ आई हैव टू, अगर मेरे को यहाँ से कहीं जाना है तो मुझे ड्राइव करना है, या मुझे अगर काम में ग्रो करना है तो मुझे वर्क करना है, बिल्कुल राइट। तो दोनों से आइडियली देखना चाहिए, बट हर एक की अपनी मान्यता होती है। कुछ लोग लार्जली लग्न से देखते हैं, कुछ लोग लार्जली चंद्रमा से देखते हैं। हमें एक्चुअली सूर्य से भी देखना चाहिए। सूर्य से भी देखना चाहिए बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ों में सूर्य इम्पैक्ट करते हैं। करियर की बात आ गई, या पेरेंट्स की बात आ गई, या एंसेस्ट्रल बात आ गई, तो कई बार हमें सूर्य से भी देख लेना चाहिए। डिपेंड करता है, हेल्थ की बात आ गई मान लीजिए, तो हमें देखना चाहिए कि वो जो है किस तरह से मूव कर रहा है। और मान लीजिए आपकी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए करियर की प्रॉब्लम है, तो फिर आप करियर भाव से भी देखिए कि वो चलित कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। करियर सो 10th लॉर्ड से भी देखिए, 6th लॉर्ड से भी देखिए, 9th लॉर्ड से भी देखिए कि कैसे चलित इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे ट्रांजिट इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा मैम, लग्न से अगर देख रहे हैं या चंद्र राशि से देख रहे हैं तो हम क्या कर्म करेंगे और हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। अगर किसी व्यक्ति को देखना है कि उनका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा होगा, करियर कैसा रहेगा, तो क्या उस भाव से देखेंगे फिर कि वहाँ पे गोचर क्या इम्पैक्ट कर रहा है? एब्सोल्युटली, आप देखेंगे कि गोचर वहाँ क्या इम्पैक्ट कर रहा है उस भाव पे। आप देखेंगे उसके लग्न को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। मान लीजिए आप धन की बात कर रहे हैं, सेकेंड हाउस को देखेंगे, आप सेकेंड हाउस लॉर्ड को देखेंगे, साथ में आप 10th और 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड को भी देखेंगे, उनको नहीं भूल सकते हैं। 6th लॉर्ड क्यों मैम? 6 का पैसे से क्या? बिकॉज मैंने 2nd एंड 11th का तो सुना है कि इनका कनेक्शन होना चाहिए। एक है कि आप कितना कमाओगे, एक है कि कितना इकट्ठा करोगे। 6 को तो जनरली लोग बुरा कहते हैं, 6, 8, 12, अरे बड़ा खतरनाक है। देखिए 6th क्या है, पहले हम 6 का बेसिक ट्रेट समझते हैं। 6th है रोग, ऋण, रिपू, राइट। अगर आपके बहुत कंपटीशन है, आप बीमार हैं, तो आप अर्न कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, 6th हाउस बहुत इंटरेस्टिंग है, वो 10th हाउस का भाग्य है। ओके। 10th से अगर आप काउंट करेंगे तो 9th है। और यही 6th हाउस 9th हाउस भाग्य भाव का अष्टम है। ओके राइट। तो भाग्य में ब्रेक ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं जी, और करियर में ग्रोथ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? बिल्कुल ला रहे हैं। अक्सर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर 6th भाव में गोचर अच्छा है या 6th भाव में ड्यूअल ट्रांजिट, जिसे हम ड्यूअल
गोचर की बात करते हैं, शनि और बृहस्पति का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंगली हम 6th भाव से देख सकते हैं, वी डोंट हैव टू सी 10th हाउस। बट इस सबके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपकी दशा क्या चल रही है। बिना दशा के कोई गोचर कोई चीज़ फलित नहीं कर सकती है। तो कमिंग बैक टू धन, धन में हम सेकंड को देखेंगे, सेकंड लॉर्ड को देखेंगे, हम बृहस्पति को भी देखेंगे, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति होते हैं कि आपके बृहस्पति कैसे प्लेस्ड हैं, बृहस्पति का गोचर आपके सेकंड भाव को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरे ग्रह पर बात करते हैं। ये हमने शनि के गोचर की बात की, इनके अलावा किस ग्रह का गोचर हो रहा है? राहु का गोचर हो रहा है। उनके गोचर पे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। राहु जैसे हमें पता है कि वक्री चलते हैं, नॉर्मली सारे अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बट राहु वक्री चलते हैं। तो राहु अभी पाइसेस में, पाइसेस से एक्वेरियम में चले जाएंगे और केतु आ जाएंगे लियो में, क्योंकि वो 180 डिग्रीज अवे होते हैं। अगर हम देखें तो 7 साइन 180 डिग्रीज अवे होते हैं। तो राहु का ये गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। बिकॉज 11th साइन, एक तो शनि की राशि हो गई और ऊपर से 11th साइन, 11th हाउस अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखें तो ये 11th हाउस हो गया आपके इच्छाओं का, आपकी अनमेट नीड्स का, आपके डिज़ायर्स का लाइफ में, और लाभ स्थान का। तो राहु हमेशा हर चीज़ को विस्तारित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये ऑब्वियसली वहाँ जाके उस चीज़ को बढ़ाएंगे, राइट, आपकी इच्छाओं को भी बढ़ाएंगे। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स होगा। ये मिक्स होगा स्पिरिचुअलिटी का, केतु 5th हाउस में आएंगे, और डिज़ायर्स का। तो ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। आप डिज़ायर्स को एक्सपैंड करेंगे, उधर से आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सपैंड करेंगे। केतु आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे। केतु 5th हाउस में आपकी थॉट प्रोसेस को डिफरेंट करेंगे। वहाँ राहु आपकी थॉट प्रोसेस को इच्छाओं के थ्रू डिफरेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया मिक्स होगा। जो इसको हैंडल कर पाएगा उसके लिए बहुत अच्छा है। दैट इज़ व्हाई आई सेड एक्वेरियस के लिए ये अच्छा समय है। राहु के गोचर से, राहु के गोचर से अगर देखा जाए तो एक्वेरियस के लिए अच्छा है, क्योंकि पाइसेस से निकल गए, एक्वेरियस में आ गए, तो एक्वेरियस के लिए अच्छा है। उनकी अगर वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ऑफ बोथ मैनेजिंग ऑफ द स्पिरिचुअल पार्ट एंड मैनेजिंग दिस, तो वो बहुत अच्छा है। एंड मे बी एक टिप दे सकती हूँ मैं एक्वेरियंस के लिए इस पे, एक रेमेडी, कि आप कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए, कोई भी मंत्र, बेशक अगर केवल ओम का उच्चारण है, उसको अगर आप ले लेंगे और उसका अगर आप उच्चारण करते रहेंगे, ये पूरा ट्रांजिट दिसंबर 2026 तक है। अगर आप इनको ले लेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो जाएगी। कोई जिससे भी आप एसोसिएटेड है मंत्र से, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर ली। और अगर आप देवी का मंत्र पकड़ लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो आप राहु को भी मिटिगेट कर रहे हैं, राहु जो एक्सपैंड कर रहा है आपके थॉट प्रोसेस को, उसको भी आप मिटिगेट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ये गोचर एक्वेरियस राशि वालों के लिए। एक्वेरियस राशि या लग्न, दोनों के लिए। और मैम इनके अलावा और कौन कौन सी राशियां हैं? इनके लिए तो मुझे लगता है कि शनि भी बहुत बढ़िया है और राहु भी बहुत बढ़िया जा रहे हैं। और कौन सी? मिथुन के लिए अच्छा है ये, मिथुन के लिए बहुत अच्छा होगा ये। कैसे? बिकॉज मिथुन के लिए ये कहाँ आ जाएंगे, आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। ओके, और वहाँ फिर वो भाग्य को एनहांस करेंगे, राइट। मिथुन के लिए अच्छा हो गया आपके। और उधर केतु चले जाएंगे 5th हाउस में, तो जो मिथुन का अभी तक हो रहा था, बहुत हार्ड वर्क हो रहा था उनका, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। बस थोड़े आलसी ना बने अगर मिथुन वाले लोग आलसी ना बने, और ये उनकी अब रेमेडी मिथुन के लिए है कि आलसी ना बने, मेहनत करते रहें, कुछ कुछ करते रहें, तो उनके लिए और बढ़िया हो जाएगा ये। बाकी हम बात करें कैप्रिकॉन्स के लिए, ये अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अष्टम से निकल के अगर मैं कैप्रिकॉन उसकी बात करूं राशि के लिए, तो उनके अष्टम से निकल के नवम में आ गए राशि के लिए, तो ये उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो राहु का ट्रांजिट काफ़ी हद तक अच्छा है, एक्सेप्ट अगेन लियो के लिए। लियो के लिए अच्छा है नहीं, राहु का ट्रांजिट थोड़ा उनके लिए टफ है। कन्या, वर्गो के लिए और पाइसेस के लिए, क्योंकि उनके 12वें भाव में हो जाएंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा टफ है। और इनके लिए भी अगेन रेमेडी अगर मैं कहूँ तो
वर्गो के लिए खास करके मैं कहूँगी, मार्च और मई के बीच में आप कुछ नहीं, एक अस्पताल में चले जाइए, वहाँ कॉफ़ी पी के आ जाइए, 2-3 बार चले जाइए, कॉफ़ी पी के आ जाइए बस। बहुत सिंपल रेमेडीज़ बहुत सिंपल होती हैं, हम उनको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत सिंपल होती हैं। आप ये कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ तो पाइसेस भी ये कर सकते हैं। मैम कॉफ़ी पीने से क्या बदलेगा? राहु और कॉफ़ी का क्या संबंध है? नहीं, राहु और कॉफ़ी का नहीं, आप सैंडविच भी खा सकते हैं, बट ऐसा है कि आपको शायद अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, पहले जो ही आपने खर्चा करना है वो आपने पहले स्वयं ही खर्चा कर दिया। सो जो नियति ने कराना है वो आपने पहले ही खर्चा कर दिया, तो वो आपने कर लिया। आप कुछ मर्जी वहाँ पे थोड़ा सा जाके खर्चा कर लीजिए। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, इनफैक्ट ये सबके लिए कहूँगी मैं, ये जनरल सारी राशियों के लिए है इस ट्रांजिट के लिए, कि आप मेडिसिन दीजिए, आप लोगों को मेडिकल हेल्प करिए। तो एंड ये हमको सबको ऑल द टाइम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होता है, जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो कर्टेल हो जाते हैं। मैं मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस इनफैक्ट ऐसा रहा है, मैं जब भी बीमार होती हूँ मैं कभी घर पे ठीक नहीं होती, चाहे बहुत नॉर्मल कोल्ड एंड कफ पे हुआ हो, जैसे ही मैं अस्पताल जाके डॉक्टर की स्लिप कटवाती हूँ ना, जैसे वो पैसे कटे ना अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये शायद वो होता होगा कि भैया आप पहले ही जाकर अगर उतने पैसे या एक्सपेंड कर दो, थोड़ा पैसा या किसी की हेल्प कर दो, तो वो आपका संकट कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। आप तो बहुत ब्लेस्ड हैं, आप तो खुद अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं, आप लोगों को दवाइयाँ देती हैं, आप शतभिषा नक्षत्र से हैं, तो आप तो खूब ब्लेस्ड हैं। तो आप भी ये कर सकती हैं, दवाई दान करिए। मे बी आपकी कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपको होना चाहिए, वरना आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मे बी कोई दशा ऐसी चल रही है, तो आप भी दवाई दान करिए और हेल्प पुअर पीपल, हेल्प नीडी पीपल फॉर मेडिकल पर्पसेस। तो अब अगले गोचर पे चले हम मैम। अगला गोचर बृहस्पति, अतिचारी हो रहे हैं। ये नाम सुन के ही थोड़ा सा अतिचारी लोगों को डर लग जाता है कि अरे बृहस्पति क्या करने वाले हैं। तो बड़े प्यारे से गए हैं, अबंडेंस के मालिक हैं, धन से जोड़ा जाता है, विजडम के मालिक हैं। तो कैसा रहेगा बृहस्पति का अतिचारी होना? देखिए, कोई भी प्लैनेट जब अतिचारी होता है तो वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेव कर रहा है। अतिचारी का मतलब क्या है? अतिचारी को हम पहले समझते हैं कि हमारी एक नॉर्मल स्पीड है, राइट? हम 40 की लिमिट से चल रहे हैं। आपकी डिफाइंड लिमिट है कि आपको 50 से ज़्यादा नहीं चलना है, बट यू डिसाइड नो आई हैव टू रीच अर्ली, तो मैं 50 नहीं, मैं 70 पे करूँगी। तब क्या हुआ, 70 आप पे आ गए तो क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है, राइट? गाड़ी का वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो सकता है, आपकी माइलेज बिगड़ सकती है। तो आप नॉर्मल से अलग चल रहे हैं, विच इज़ नेवर बेनिफिशियल। हो सकता है आप सही जगह पे टाइम से पहुँचे ही नहीं, आप पता लगा आगे एक रेड लाइट में अटक गए, आपने बहुत जिप जैप करके निकाल तो लिया बट आगे आप फंस गए। तो अतिचारी जब भी कोई प्लैनेट होगा ये इशू आएगा ही आएगा। और बृहस्पति के साथ जब अतिचारी होते हैं तो नेचुरली इश्यूज आएंगे। और इंटरेस्टिंगली बृहस्पति जो अतिचारी हो रहे हैं वो उच्च के होके हो रहे हैं, ओके? कैंसर में हो रहे हैं, उच्च की राशि में हो रहे हैं, मतलब वो बली हो गए, ठीक है? तो इट्स लाइक ड्रंकन ड्राइविंग। आपने एक तो ड्रिंक कर लिया और उसके बाद आप 70 पे 100 पे जा रहे हैं, 70 पे जा रहे हैं, तो क्योंकि वो बहुत क्विकली अतिचारी हो रहे हैं, राइट? तो अभी ही वो आएंगे, मई में वो आएंगे, एंड आई थिंक मई में वो आएंगे इधर जेमिनी में, मिथुन में। उसके बाद वो कंबस्ट हो जाएंगे, जून जुलाई वो कंबस्ट रहेंगे। तो जुपिटर अपने फॉर्म में तो आ ही नहीं पाएंगे, तो जुपिटर कंबस्ट हो जाएंगे जुलाई में। उसके बाद आई थिंक अक्टूबर में वो अतिचारी हो रहे हैं, फिर नवंबर में वो रेट्रो हो जाएंगे। तो जुपिटर बहुत शेकी हैं। जैसे आपने कहा कि जुपिटर विस्तार के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, अबंडेंस के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, चिल्ड्रन के कारक हैं, कहीं हेल्थ के भी कारक हैं, थोड़े बहुत हमारे करियर के कारक हैं। क्योंकि जुपिटर इतने इम्पॉर्टेंट है, सबके कारक है, तो बहुत उथल पुथल होगी सबकी लाइफ में। तो जैसे कहा जाए हमारी स्टॉक मार्केट उथल पुथल रहेगी, क्योंकि जुपिटर अतिचारी होके स्वयं राशि में उच्च के हो जाएंगे, सॉरी नॉट स्वयं राशि, उच्च के हो जाएंगे कैंसर में, कर्क में। तो गोल्ड ऊपर जाएगा अक्टूबर के बाद। जैसे ही वो कंबशन से निकलेंगे
विच इज़ अराउंड जुलाई, आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर होने लगेगा धीरे धीरे, एंड गोल्ड विल टच अ गुड हाइट इन दिस ईयर। तो राशियों का भी अगर देखा जाए तो मिथुन के लिए अच्छा है, बट थोड़ा सा वेवी भी है, बिकॉज उनके लगन में आ जाएंगे, बट क्योंकि उनके लगन में आके अतिचारी हो रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कर्क के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके कर्क अगर मैं देखूं तो बिकॉज अतिचारी हो रहे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन राहु आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं तो उनके लिए भी फायदा है। अच्छा, लियो हैज़ टू बी केयरफुल। ओके, सैजिटेरियस के लिए ये अच्छा है बिकॉज उनके स्वामी हैं, बट अगेन अतिचारी हैं तो प्रॉब्लम है। ओवरऑल सारी राशियों के लिए अतिचारी इज अ कंसर्न। सो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पीरियड ही खराब रहेगा, दे विल बी अप्स एंड डाउन्स। तो आप लोग इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर लीजिए। अगर मैं कहूँ कि कर्क अगर किसी की राशि है, राइट, तो उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर हेल्थ। Okay, they have to be careful about their pancreas, their kidneys. They have to be avoid, क्योंकि क्या होगा कि वो चंद्रमा के ऊपर आएंगे, आपका मीठा खाने का बहुत मन करेगा। ओके, ये जेमिनाइज के साथ भी होगा, बहुत मीठा खाएंगे आप, मीठा खाने का मन करेगा आपका। तो प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, वॉच व्हाट यू ईट। अच्छा मैम, क्या ये जो ग्रहों के गोचर होते हैं, ये हम देखते हैं जनरली, हम बहुत एडल्ट्स की बात करते हैं या वृद्धों की बात करते हैं, क्या बच्चों पे भी प्रभाव डालते हैं? देखिए, डालते हैं बिल्कुल, बट 12 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो अपने कर्मों में अभी तक नहीं आए होते हैं। अगर हम साइंटिफिकली कहें इसको तो प्यूबर्टी हो जाता है, बट हम एस्ट्रोलॉजिकली कहें तो 12 साल से नीचे बच्चे अपने कर्मों में नहीं आते हैं, वो 12 साल के बाद ही अपने कर्मों में आते हैं। तो 12 साल तक उनको इतना इम्पैक्ट नहीं करता। वैसे भी बच्चे मस्त रहते हैं, आत्मा उनकी बहुत प्योर होती है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता। बट येस, सर्टनली 12 साल के बाद जब यूथ में आते हैं, विच हम कहते हैं टीनेज आ गई, 13 आ गई, टीनेज आ गए, तब उनको सर्टनली इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो मैं कह रही हूँ, ये बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगा 12 साल के बाद वाले 12 साल के बाद वाले बच्चों से। मैम, मंगल, मार्स भी गोचर कर रहे हैं अगले साल, और अगला साल भी अगर आप न्यूमरोलॉजी से देखें तो वो मंगल का ही साल है, 9 नंबर का साल है। उसके लिहाज से अगर देखें तो कैसा रहने वाला है, और किन किन राशियों के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मंगल इज़ सो अगर हम 2025 को जोड़ेंगे तो 9 है, 9 मंगल का नंबर है, 9 धर्म का भी नंबर है, राइट। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हमारा सब कुछ 9 से रिलेट होता है। 9 पूरे इस राशि का आखिरी नंबर है, राइट। इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें इन न्यूमरोलॉजिकली वो आखिरी नंबर है 9, एंड देन दोबारा से शुरू होता है। तो बीइंग आखिरी नंबर, being the number of Mars, we will see that a lot of things will end in this year and new things will begin in 2026. और Martian energy होगी। Mars is a fireball. It's fiery planet. It is energetic. So, people will be very energetic. People will start taking things more with action. Action orientation बहुत बढ़ेगा आप लोगों का, मेहनत बढ़ेगी। बट वाइल ईयर आपसे करवा रहा है, अगर शनि लगन में आ गए तो ऑब्वियसली आप आलसी बनेंगे, तो वो भी हमें देखना है। और अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो भी आप आलसी होंगे, तो वो भी हमें देखना है। शनि की अंतर्दशा भी चल रही है या आपका राहु पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी हमें देखना है। तो ओवरऑल हमें देखेंगे फोर्सेस जो हमारी हैं, फोर्सेस विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर। ओवरऑल वर्ल्ड में उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंगर बढ़ जाएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा, रोड रेज बढ़ जाएगा। हम वो कहते हैं ना, तो मुझे जानता नहीं है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज मार्शियन एनर्जी हमारी हाई हो जाएगी, हर एक कोई एग्रेशन में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने एंगर को, एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज़ करिए, बिकॉज ये टाइम अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बाकी प्लैनेट्स के गोचर से आ रही है वो हैंडल हो जाएगी। क्योंकि मार्स हमारी ऊर्जा है, मार्स हमारी जठर अग्नि भी है। हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं वो मार्स के कारण करते हैं, राइट। तो अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कर लेंगे तो जो हमें इश्यूज़ आ रहे हैं राहु से,
जो हमें इश्यूज आ रहे हैं शनि से या जो हमें आ रहे हैं जुपिटर से, काफ़ी हद तक, मैं नहीं कहूँगी 100%, बट काफ़ी हद तक वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। राइट। तो कुछ रेमेडी देना चाहेंगी मैम आपको, आप क्या? हाँ बिल्कुल, मार्स के लिए तो बहुत सिंपल रेमेडी है। आप हनुमान चालीसा का रोज़ उच्चारण करें, और अगर आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं पंचमुखी हनुमान, आप पंचमुखी हनुमान जी को रखें और अपने साथ और उनका उच्चारण करें, और अपने साथ एक छोटा सा रेड क्लॉथ हमेशा रखें। आप अगर गाड़ी में भी जा रहे हैं तो एक रेड क्लॉथ अपनी बैक सीट पे रख लीजिए, वो आपको बहुत तरह से हेल्प करेगा। अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपनी गाड़ी की बैक सीट में रख लीजिए या अपनी बाइक के बैक में रख लीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा टू दिस। एंड बाकी इज़ आवर माइंड सेट। बहुत ज़रूरी होता है कि हम ओवरऑल, एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी हमारे इज़ नथिंग बट कि जो हमारे गोचर है या जो हमारी दशाएं हैं उनमें हम कैसे बिहेव करते हैं, जो हमारे क्रियामान कर्म होते हैं। प्रारब्ध तो हम लेके आ गए हैं, पर हमारे क्रियामान कर्म जो हैं वो बहुत कुछ डिफाइन करते हैं। तो जो जैसे लोग कहते हैं कि फ्री विल का क्या रोल है, राइट? तो फ्री विल इज नथिंग बट मार्स, राइट? कि हमारा मार्स हमारे उस एक्शन को कैसे करेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन टू एन एक्शन जो यूनिवर्स कर रहा है, राइट, उसको हम संभाल के चल लें तो बहुत कुछ बेटर हो जाएगा। मैम, राशियों को कैसे इम्पैक्ट करेगा मंगल? मंगल आपके लिए, जैसे अगर हम मंगल की बात करें तो हमारी राशि, जो बुध की राशियां हैं उनको इम्पैक्ट करेगा, विच इज़ मिथुन एंड वर्गो। और हमारी जो शनि की राशियां हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा। क्या मतलब अच्छा है? कुंभ है, नहीं, उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ओके। बाकी जुपिटर के राशि के लिए अच्छा है, विच इज़ फॉर पाइसेस एंड एक्वेरियस, पाइसेस एंड सैजिटेरियस, इनके लिए अच्छा है। मार्स लियो के लिए हेल्पफुल होगा। ये पहला लियो बेचारे इनके लिए अच्छी खुशखबरी, लियो के लिए हेल्पफुल होगा मार्स। और बाकी हम आते हैं कैंसर के लिए भी हेल्पफुल होगा मार्स। तो मैं अगर देखूं तो कुंभ चारों ग्रहों में फायदेमंद रहेगा, मिथुन भी लगभग, क्योंकि काफ़ी जगह पे मिथुन का भी आ रहा है। सैजिटेरियस मंगल में भी अच्छे हैं, बृहस्पति में भी अच्छे हैं, शनि में भी अच्छे हैं, और राहु में नहीं है इनका नाम हालांकि, बट कुंभ राशि वाले मुझे लगता है मिला जुला के। कुंभ हो गया, मकर हो गया, सैजिटेरियस हो गया आपका, और मिथुन हो गया। इनके लिए काफ़ी चारों ग्रहों के गोचर अच्छे कंपैरेटिवली, चारों ग्रह के गोचर अच्छे हैं। वर्गो के लिए और पाइसेस के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। आपको अपने जो एक्शंस लेने हैं या अपना मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत स्थिर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड चर्चा हुई है आज हमारी सारे ग्रहों के गोचरों के बारे में। तो मेरा तो बस यही कहना है कि मैम ने जो बहुत सिंपल सी रेमेडी बताई हैं आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बिल्कुल मन से शिद्दत से करिएगा 2025, और फिर देखिए कि कैसे आपके लिए बहुत बढ़िया भाग्यशाली साबित होगा। थैंक यू। हम एक प्रार्थना से एंड कर लें। प्रार्थना से शुरू करा है, प्रार्थना से एंड कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, शांति। इसकी बहुत ज़रूरत होगी अगले साल में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरत होगी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।